बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आंगन और ये उसकी 7th एपिसोड है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए बढ़ते हैं नावल की जानिब। ईदगाह से वापस आते हुए बच्चे गली में बड़े ज़ोर से, सॉरी यहाँ से नहीं था। आलिया ने बड़े प्यार से छम्मी की तरफ देखा और फिर अपने कमरे के दरवाजे बंद करके कपड़े तब्दील करने लगी। ईदगाह से वापस आते हुए बच्चे गली में बड़े जोर से उधम मचा रहे थे। करीमन बुआ, मंजली भाभी और बड़ी भाभी को मेरा सलाम कहो और ईद मुबारक भी। सीढ़ी को तय करते हुए आलिया ने इसरार मियाँ का खुशी से लरसता हुआ पैगाम सुना। कैसा जी चाहा कि आज तो वो भी इसरार मियाँ को सलाम कर ले। ईद का दिन है, आखिर सब्र करो, तुमको भी सिवैयां भिजवा दूंगी। करीमन बुआ ने इस तरह जवाब दिया जैसे मजाक उड़ा रही हो। नजमा फुप्पी करीमन बुआ को त्योहारी का 1 रुपया दे रही थी। उन्होंने आलिया की तरफ देखा तो वो उल्टे पैरों अपने कमरे में चली गई। इतवार का दिन था। चाय पीने के बाद बड़े चचा बैठक में जाने के बजाय अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। आलिया इनके पास जा बैठी। बड़े चचा को इस तरह देखकर वो बेचैन हो गई। हाय बेचारे बड़े चचा, कोई इनकी परवाह नहीं करता। अगर बड़ी चच्ची इस घर में ना होती तो सब इन्हें भून खाते। जो उठता है अपनी तकलीफों का रोना रोना रोता है, कोई इनकी तकलीफों को नहीं पूछता। और ये है कि सब कुछ सहे जाते हैं। अपनी सगी बहन किस तरह शर्मिंदा करती है सिर्फ इसलिए कि अपने खाने के रुपए देना पड़ते हैं। वो ये भूल गई कि कभी बड़े चचा के रुपयों से ही तालीम हासिल की थी। पढ़ाई का क्या हाल है बेटा? ठीक है बड़े चचा, आपकी तबीयत तो खराब नहीं। वो भरे भरे जी से बोलती चली गई। आप अपनी सेहत का की जरा फिक्र नहीं करते। आप कितने कमजोर हो रहे हैं। इंसान कुछ अपने लिए भी तो करता है। ए बेटा, मैं तो ठीक हूँ। बड़े चचा हैरान होकर आलिया का मुंह तक रहे थे। अरे क्या कोई मेरी फिक्र करने वाला भी है? क्या किसी को मुझसे भी हमदर्दी हो सकती है? मैं तो इस घर का भूत हूँ जो सब कुछ खा गया। बड़े चचा की आंखों में उसने दुख की वो मध्यम सी तहरीर पढ़ ली जिसे छुपाने के लिए वो खामोखा हंस रहे थे। वो, वाह रे पगली, मुझे आराम की क्या जरूरत है? हट्टा कट्टा हूँ, खामोखा फिक्र करती है। अच्छा ये तो बताओ कि मेरी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती थी बड़े चचा, मगर अब इम्तिहान सर पे है ना, इसलिए सब छोड़ बैठी हूँ। तुम्हारे जैसे जहन की लड़की के लिए ये किताबें पढ़ना जरूरी है। बड़े चचा जब खुश होते तो अपनी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने की नसीहत शुरू कर देते। बड़े चचा, जब आजादी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा? इसने सख्त बेवकूफी के साथ बड़े चचा की दिल पसंद बात छेड़ना चाही। बड़े चचा के सामने इसने सियासत से नफरत का कभी इजहार ना किया था। आजादी मिल जाए तो फिर क्या रह जाता है? मरना और जीना दोनों आसान हो जाता है। दुआ करो कि मैं गुलामी के दौर में ना मरूं। बड़े चचा, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। इसने दिल ही दिल में दुआ की। घरों की इतनी सारी तबाहियों और बर्बादियों को देखने के बाद वो अपने अब्बा और बड़े चचा से नफरत ना कर सकती थी। सदर दरवाजे की जंजीर बड़े जोर से खड़की तो एकदम खड़ी हो गई। ठहर जाओ, तुम मत जाओ, मैं देख लूंगा। बड़े चचा बाहर जाकर फौरन ही पलट आए। बड़ी चच्ची बरामदे में तख्त पर बैठी डलिया सामने रखे पालक के पत्ते चुन रही थी। बड़े चचा इनके पास जाकर खड़े हो गए। मेरा बुलावा आ गया है। इनकी पेशानी पर हल्की सी फिक्र थी। कहाँ का? अंग्रेज बहादुर का। 4-6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। तुम मेरा सामान ठीक कर दो। आलिया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। बड़ी चच्ची डलियां फेंक कर एकदम उठ पड़ी। करीमन बुआ मैले बर्तनों के ढेर से उभरी और टुकर टुकर सबका मुंह तकने लगी। बड़ी चच्ची कमरे में जाकर बड़े चचा के कपड़े बक्स में ठूंसने लगी। भला इन हरामजादों का क्या बिगाड़ा है किसी ने, जो रोज रोज पकड़ते हैं? क्या कर लेंगे पकड़कर? भला किसी की जबान भी बंद की है किसी ने?
बड़ी चच्ची अम्मा की तरफ देख कर कह रही थी। वो अम्मा इस नई मुसीबत पर चचा को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त हकारत से देख रही थी। बड़े भैया, अब तौबा तौबा कर लो, अपना घर अपने बच्चे संभालो, सब तबाह हो गया, अम्मा ने नसीहत की। मगर बड़े चचा कुछ न बोले। बरामदे के कोने में खड़ी हुई छड़ी उठाकर एक हाथ में सूटकेस थाम लिया। क्या सारी जिंदगी इसीलिए मुसीबत झेली है मैंने कि ये तौबा कर ले? भला क्या बुरा काम करते हैं? बड़ी चच्ची गुस्से और गम से रो पड़ी। फिर जंजीर जोर से खड़की और बड़े चचा दरवाजे की तरफ लपके। अपनी बड़ी चच्ची को समझाना बेटी, छम्मी के रिश्ते की बात की थी, शायद इधर से जवाब आए तो फैसला कर लेना। आलिया की पीठ पर हाथ फेरकर वो बाहर निकल गए। बड़े चचा बाहर चले गए। खुले दरवाजों से सन्नाटा डराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो बीच में खड़ी रह गई। सामने गली में बड़े चचा 8 आदमियों के बीच में घिरे हुए। बड़े चचा इसे बिल्कुल दूल्हा से नजर आ रहे थे, पर ये किसी बारात थी कि कलेजा मसला जाता था। बड़ी चच्ची ने पालक की टोकरी फिर उठा ली थी। करीमन बुआ फिर बर्तनों के अंबार तले खो गई थी। नल से बहती हुई पतली सी धार का सारा पानी क्यारियों में जा रहा था। गेंदे के फूल की हल्की सी हवा गेंदे के फूल हल्की सी हवा में डोल रहे थे। अरे, इसने एक फूल ही बड़े चचा को तोड़कर दे दिया होता, बाहर का तोहफा। मगर अब तो वक्त गुजर चुका था। बड़ी चच्ची अपने मियाँ के जेल जाने की तफसीलें सुना सुना कर गिरफ्तार करने वालों के हाथ टूटने की दुआएं कर रही थी। आलिया को हैरत हो रही थी कि ना तो बड़ी चिच्ची रो रही थी, ना सीना कूट रही थी, जबकि इसका दिल हिला जा रहा था। इसे अपने अब्बा की गिरफ्तारी का वक्त याद आ रहा था। शायद बड़ी चच्ची को जेल और पुलिस के मतलब ही नहीं मालूम थे। इसके बचपन के हावजे में एक किस्सा अब तक महफूज था। एक बार दीनू के क्वार्टर में पुलिस के 2 सिपाही आ गए थे। इन छड्डियों की पूरी आबादी खौफ से घरों में छुप गई थी और औरतें मातम कर करके रोने लगी थी। तो क्या बड़ी चच्ची पर जरा भी दहशत तारी न हुई? क्या इन्हें कुछ भी नहीं मालूम? धूप ऊंची ऊंची दीवारों से उतरकर सहन में रेंग गई थी। मुझ पर इन किस्सों का कोई असर नहीं होता बड़ी भाभी, अम्मा बड़े जोश से कह रही थी। अगर आप बड़े भैया को इनकी हरकतों से रोकती तो आज लाख का घर खाक ना होता। आप तो इनकी हिमायत करके हिम्मत बढ़ाती हैं, बस हद है। आलिया सहन में पड़ी हुई लोहे की कुर्सी पर इस तरह बैठ गई जैसे इसे किसी ने गिरा दिया हो। बड़ी चच्ची ने अम्मा को कोई जवाब ना दिया। वो जाने क्या सोच रही थी। दुल्हन, बड़ी चच्ची धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने मजर मियाँ पर सख्ती की थी तो क्या हुआ? कोई किसी के शौक से पाबंद नहीं होता, कोई किसी के शौक पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सब जेल झेल गई, अब अल्लाह करेगा तो जमील सुख देगा। तुम्हारे बड़े भैया के साथ तो सारी जवानी यूं ही गुजर गई। इन्हें तो इसका भी वक्त ना मिला कि बीवी को नजर भर कर ही देख लेते। बड़ी चच्ची एकदम रो पड़ी तो अम्मा ने घुटनों में सर छुपा लिया। अल्लाह मियाँ, तो तू ही इस घर का बेड़ा पार लगाने वाला है, कुर्बान तेरी शान के, तू जो चाहे कर दे। करीमन बुआ ने आह भरी। करीमन बुआ, अगर बैठक से इसरार मियाँ की मरी सी आवाज आई और करीमन बुआ बीच ही में चीख पड़ी, एक दिन चाय ना पियोगे तो क्या जान निकल जाएगी? बेचारे को अपनी चाय की पड़ी है। करीमन बुआ ने इसरार मियाँ के हिस्से की चाय नाली में उंडेल दी। मरदूद सब्ज कदम, ये यहाँ से नहीं जाएगा। करीमन बुआ, मैं कह रहा था कि अजहर भाई का सामान ना गया हो तो मैं पहुंचा दूं, सब चला गया है। करीमन बुआ चूल्हे के पास झाड़ू देने लगी। तो यहाँ जो कुछ होता इसके जिम्मेदार सिर्फ इसरार मियाँ हैं। गुनाहों की बरसात से पैदा होने वाले कीड़े जल्दी से क्यों नहीं मर जाते? इसरार मियाँ, अब तुम 2 बजे तक आराम से भूखे फिरो। आलिया कुर्सी से उठकर जल्दी से ऊपर चली गई। अम्मा और करीमन बुआ की मौजूदगी में वो इसरार मियाँ के लिए चाय तो बना नहीं सकती थी, फिर यहाँ बैठने का क्या फायदा? 4 दिन बाद इम्तिहान शुरू होने वाले थे, मगर इसकी समझ नहीं आता था कि अब किस तरह पढ़े।
दिन के 2 बज गए। गली के उस पार एक उजड़े से दरख्त से उल्लू के बोलने की आवाज आ रही थी और ये आवाज इसके जहन के सन्नाटे को और भी बढ़ाए चली जा रही थी। मगर जालिम भूख थी कि दर्राती चली आ रही थी। चाहे सदमे से दिमाग फट जाए मगर भूख नहीं रुकती। यानी कि आज वो बड़े चचा की जेल जाने के गम में मैदे से जवाब नहीं पा सकती। वो बिस्तर से उठकर नीचे चली गई। तख्त पर प्लेटें लगी हुई थी। अम्मा नल के पास बैठी पान थूक कर सुर्ख कुलियां कर रही थी और बड़ी चच्ची दस्तरखान के पास बैठी जैसे ओंघ रही थी। छम्मी और नजमा फुप्पी सुबह से बाजार गई थी और अब तक वापस ना आई थी। खा लो सब का कहाँ तक इंतजार करूं? बड़ी चच्ची ने कहा और वो इनके पास बैठ गई। इतने में जमील भैया भी शकील को घसीटते आ गए और जैसे ही घर में दाखिल हुए शकील पर थप्पड़ बरसाने लगे। ये कुछ नहीं पढ़ता लिखता, सारा दिन आवारा घूमता रहता है। मैंने अभी भी इसे सख्त लफंगों के साथ घूमते देखा है। और मारू बदजात को, बड़ी चच्ची ने जल कर कहा। जब ये हालत है तो इस घर को कौन संभालेगा? इन्हीं की किताबों से तो पढ़ता हूँ। शकील भैया के वार रोकने के लिए इधर उधर बच रहा था और आलिया को निजात तलब नजरों से देख रहा था। बस भी कीजिए जमील भैया, अब नहीं घूमेगा। आलिया ने सिफारिश की तो जमील भैया अलग हो गए और नल के नीचे हाथ धोने लगे। अरे इसे क्यों बचाती हो? ये कभी नहीं ठीक होगा। मैं यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। उनका ठिकाना तो जेल में है। क्या अब्बा फिर गए? जमील भैया हाथ धोना भूल गए। और नहीं तो क्या, आज 9 बजे के करीब पुलिस आकर ले गई। अल्लाह से तौबा है बस, अम्मा ने फौरन जवाब दिया। खूब, जमील भैया फिर हाथ धोने लगे। ये कांग्रेसी लीडर तो जैसे जेल जाए बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। खाली हिंदुओं की जमात के लिए इतनी कुर्बानियां देकर जाने इन्हें क्या मिल जाएगा। किस कदर हिंदू तबीयत है इन साहिब की भी। कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम फसाद हुए मगर इन पर जरा भी असर नहीं होता। शर्म नहीं आती अपने बाप को हिंदू कहते? वो हिंदू थे तो तुम कहाँ से मुसलमान पैदा हो गए? बड़ी चच्ची मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई। इनके शौहर को हिंदू कहा जाए जबकि इन्होंने हिंदुओं के त्योहारों में आए हुए हिस्सों को चखा तक नहीं कभी। भला ऐसी औरत का शौहर हिंदू कैसे हो सकता है? अच्छा भाई, कट्टर हिंदू ना सही, मुसलमान सही। मगर जमील भैया खिसिया कर हंसने लगे। खाना यूं ही पड़ा ठंडा हो रहा था। अब तुम संभालो ना घर को। क्या मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो? बड़ी चच्ची खाना भी चैन से ना खा रही थी। मैं बस अब यही सोच रहा हूँ। जमील भैया बौखला गए थे। दो 2-4 दिन में लाहौर जा रहा हूँ। वहां से आकर नौकरी कर लूंगा। वो कुछ सोच सोच कर खा रहे थे। जरा देर के लिए खामोशी छा गई। नजमा फुप्पी और छम्मी बंडलों से लदी फदी अंदर दाखिल हुई तो खामोशी टूट गई। अरे शकील, जरा तांगे वाले को ये रुपया तड़ा कर तो दे दो। नजमा फुप्पी ने पर्स से रुपया निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। शकील अब तक सहन में लोहे की कुर्सी पर बैठा था। इसे खाने के लिए भी किसी ने ना पूछा था। पहले हाथ धोकर खाना खा लो, बड़ी चच्ची ने कहा। मगर नजमा फुप्पी तो बंडल खोलकर सबको दिखाने के लिए बेताब थी। हद है भाई, हर कपड़े पे दाम बढ़ा दिए हैं। अब भला कोई बताए कि ये रेशमी कपड़ा क्या गोरों के कफन के लिए जाता है? नजमा फुप्पी ने दार तलब नजरों से सबकी तरफ देखा मगर यहाँ तो सब अपने गम में मुब्तला थे। छम्मी इनकी बातों पर बड़े जोर से हंसी आई। छम्मी को इनकी बातों पर बड़े जोर से हंसी आई। तुम लाहौर जाकर क्या करोगे? क्या वहां मुलाजिमत करने का इरादा है? बड़ी चच्ची ने जमील भैया की तरफ देखा। वहां मुस्लिम लीग का एक बड़ा जबरदस्त जलसा है, जरा इसमें शरीक होऊंगा। जमील भैया जाने क्या सोचते हुए बोले। क्या कहा? जलसा? बड़ी चच्ची अपनी जगह से उछल पड़ी। अरे तुझ पर भी जोक साधा था। तू
अब तू भी बड़ी चच्ची दीवानों की तरह जमील भैया की तरफ देख रही थी। इनकी आंखों से ऐसा मालूम होता कि उछल कर गर्दन दबोच लेंगी। बस हद है। इस घर का खुदा ही मालिक है। अम्मा ने भी हाथ का निवाला रख दिया था। आलिया को ठिकाने लगाने की उम्मीद ने शायद दम तोड़ दिया था और जमील भैया थे कि चुपचाप बैठे गर्दन झुकाए खाए जा रहे थे। तीर जो कमान से निकल चुका था। अगर तूने इस सियासतबाजी को अपनाया तो जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी। एक दिन मेरी जिंदगी तड़प तड़प कर गुजरी है। अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए बावले। तू सियासत में नहीं जा सकता। बड़ी चच्ची की दीवानगी कम हो रही थी। जमील भैया खाना दाना भूल कर अपनी अम्मा के गले में हाथ डाले हंस रहे थे। भाई बस भाई कीजिए अम्मा, भाई बस भी कीजिए अम्मा। नजमा फूफी ने कपड़े के बंडल समेट कर पलंग पर डाल दिए। कोई कमबख्त देखता ही न था। जान जल कर रह गई। करीमन बुआ ने सेनी में खाना लगाकर इनके सामने रख दिया था। वो बंडलों के ढेर के पास बैठकर बड़ी बेदिली से खाने लगी। इनके चेहरे से नफरत बरस रही थी। मगर छम्मी आज बड़ी मुद्दत बाद जमील भैया को बड़े इश्तियाक से देख रही थी। मैं ना कहती थी हर मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल हो, मगर जिंदाबाद मुस्लिम लीग जिंदाबाद, छम्मी ने नारा भी लगा दिया। मगर इस वक्त किसी ने इसकी खुशी और नारे की परवाह ना की। बड़ी चच्ची जो हाथों से निकली जा रही थी, रो रो कर इनकी आंखें सूख पड़ गई थी। जमील भैया इन्हें थपक रहे थे, पानी पिला रहे थे, मगर इनकी दीवानी आंखों में जरा भी ठहराव न पैदा हो रहा था। आलिया हैरान नजरों से बड़ी चच्ची को देख रही थी। अरे क्या ये वही बड़ी चच्ची हैं जिन्होंने इतने बरसों तक बड़े चचा की सियासी जिंदगी में साथ दिया था? बड़े चचा की हिमायत में सबसे आगे आगे रहीं। जब अपना जी जला तो इन्हें जली कटी सुना डाली, मगर किसी दूसरे की जबान से एक लफ्ज ना सुना। बड़े चचा जो भी करते रहे, इसे अपने सर से गुजारती रहीं और आज सुबह तक वो थकने के बजाय गिरफ्तार करने वालों को कोस रही थी। क्या ये सब्र ज़ब्त इसलिए था कि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और आरजुएं जमील भैया के गले में हार बनाकर डाल दी थी? अम्मा, अब आप देखिएगा कि मैं कैसी ठाठ की नौकरी करता हूँ। आपको चांदी के तख्त पर बिठा दूंगा और बस आपका यही काम होगा कि पान खाती रहें और मेरी दुल्हन आपके पाँव धो धो कर लाती रहे। जमील भैया खिदमत के वादों के साथ साथ अपनी अम्मा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जाने क्यों आलिया ने दुल्हन के नाम पर इनकी आंखों को अपनी तरफ उठे देखकर नजरें झुका ली थी। वहाँ कोई यूं नौकरी मिल जाती है। चांदी के तख्त ऐसे नहीं मिला करते। ना कोई ट्रेनिंग, ना अंग्रेजी में एमए। नजमा फूफी बड़ी हकारत से बोली और छम्मी को फिर हंसी आने लगी। वो नजमा फूफी के साथ बड़े फखर से खाना खा रही थी। मुझे तो मारते थे, अब देखिए कि बेटा भी लीगी हो गया। छम्मी को बड़े चच्चा की मार याद आ गई थी। इस वक्त किसी को बड़ी चच्ची से हमदर्दी ना हो रही थी। एमए पास कुछ नहीं जानते अम्मा, मुझे बड़ी ठाठ की नौकरी मिलेगी। जमील भैया ने सीधा वार किया। नजमा पुप्पी बिल बिला उठी। खुदा की शान है, अब ऐसे ऐसे लोग एमए पास को जाहिल कहें। सच है, थोड़ी तालीम खतरनाक होती है। अब ऐसे लोग बेचारे सियासत में हिस्सा ना लें तो क्या करें? बड़े भैया ने भी तो तीर मार लिया और बेचारे करते भी क्या? नजमा फूफी ने खाना छोड़कर बंडल समेट लिए। वो जाने कितनी बार बड़े चचा पर तंज कर चुकी थी। इनके अरबी और फारसी दान होने की फिफ्टी उड़ाई थी। कई बार कहा था कि जब कोई डिग्री लेने की सलाहियत ना हो जब यार यहाँ से थोड़ा मिटा हुआ है, जब कोई भी डिग्री लेने की सलाहियत ना हो तो लोग अरबी फारसी पढ़ते हैं। नजमा फूफी, आज सुबह 9 बजे आपके बड़े भैया जेल जा चुके हैं। जब वो आए तो इनसे पूछ लीजिएगा कि मारा हुआ तीर कहाँ लगा है। जमील भैया ने मुड़कर नजमा फूफी को देखा। एक लम्हे को उनका रंग फक पड़ गया था। हैं, बड़े भैया फिर जेल चले गए? नजमा फूफी ने सर थाम लिया। इस घर की किसी बदनामी हो रही है।
जिसे देखो जेल काट रहा है। जमील भैया की थपकियां बड़ी चच्ची को पुरसुकून कर चुकी थी। अब वो टुकर टुकर नजमा पुप्पी और जमील भैया को लड़ते देख रही थी। अब किसी ने भी नजमा पुप्पी को जवाब ना दिया। वो अपने कपड़ों के बंडल छम्मी पर लदवा कर ऊपर कमरे में चली गईं। नजमा फूफी के जाते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आलिया ने देखा कि जमील भैया अपनी माँ से लिपट कर बैठे हुए बड़े अच्छे लग रहे थे और शकील अब तक तांगे का किराया अदा करके ना आया था। आलिया इस सन्नाटे में चुपके से उठकर अपने कमरे में चली गई। जमील भैया को लाहौर गए चौथा दिन था। इनके जाने से पहले बड़ी चच्ची की हालत देखने के लायक थी। बस जैसे इनसे कुछ बन ना पड़ रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह खुद को बचा ले, पर जमील भैया चले गए और वो कुछ भी ना कर सकी। जमील भैया के जाते ही अखबारों की खबरें आंखें दिखाने लगी। अखबार फरोश कलेजा फाड़ फाड़ कर चीखते रहते। पुलिस और खाकसारों के दरमियान तसादुम, कितने ही खाकसार गोलियों का निशाना बन गए। मुस्लिम लीग के इजलास में रुकावट का इम्कान। बड़ी चच्ची अखबार फरोशों की आवाज पर दिल थाम थाम लेती। आलिया इन्हें हर तरह तसल्ली देती, लाख समझाती कि जमील भैया तो लीगी हैं, खाकसार नहीं है, मगर बड़ी चच्ची किसी तरह चैन न लेती। छम्मी भी एकदम खामोश रहने लगी थी। वो सुबह सुबह जाकर मोहल्ले से अखबार मांग लाती और बड़े इन्हमाक से पढ़कर घुटनों घंटों अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी रहती। जब से बड़े चचा गए थे अखबार आना भी तो बंद हो गया था। अब इस मत पर खर्च करने के लिए किसके पास पैसे रखे थे। छम्मी अगर मेहरबानी के मूड में होती तो मांगा हुआ अखबार पढ़ने को दे देती और बड़ी चच्ची मोटे शीशों के ऐनक लगा कर पढ़ लिया करती। वैसे तो वो किसी को भी अखबार छूने तक ना देती, पर पराया है फट जाएगा। इन दिनों छम्मी ने पढ़ने लिखना भी छोड़ दिया था। नजमा फूफी लाख कहती मगर वो किताबें उठा कर न देती, वरना इससे पहले तो ये हाल था कि नजमा फूफी का दिया हुआ सबक घंटों टहल टहल कर याद करती थी और आलिया को इस तरह देखती जैसे कह रही हो कि तुमसे आगे निकल कर दिखाऊंगी तो मेरा नाम भी छम्मी ना नहीं। काली से आने के बाद नजमा फूफी बड़े नखरे से चंद लफ्ज पढ़ाती और बदले में इससे ढेरों काम बता देती। सबक याद करने के बाद बस यही काम रह जाते। अब कपड़ों पर इस्त्री हो रही है तो अभी सैंडलें पॉलिश से चमकाई जा रही हैं। दुपट्टे रंग रंग कर इतने बारीक चुनती के अंगूठे और उंगलियां छल कर रह जाती। मैं अब एक लौंडा काम के लिए रख लूंगी। नजमा फूफी इसे इतना काम करते देखकर ऊपरी दिल से कहा करती, लीजिए भला मैं किस काम के लिए हूँ। वाह, अब मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छम्मी मारे खुलूस के नजमा फूफी के लिपट जाती और वो निहाल होकर इसी वक्त कोई और काम बता देती। 6 दिन गुजर गए, जमील भैया नहीं आए। बड़ी चच्ची तड़पी तड़पी फिर रही थी और अम्मा इनकी इस बेचैनी पर बिपर बिपर उठती। अरे बड़ी भाभी, क्यों अपनी जान जलाती हो। बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, बस अब इससे भी हाथ धो ले। मुझे तो इसके साए में भी बैठना है मुझे तो इसी के साए में बैठना है। बड़ी चच्ची से जिंदगी की चिलचिलाती हुई धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बड़ी चच्ची ने ये 6 रातें छालियां काट कर गुजारी थी। जब बरामदे से कटर कटर की आवाज आती तो आलिया अपने बिस्तर पे करवटें बदलने लगती। रात का सन्नाटा और गहरा हो जाता। बड़ी चच्ची के लिए इसका दिल भरने लगता। ये सब क्या है, ये कौन सा जज्बा है जो अपने प्यारों को दुख की भट्ठी में जलने के लिए छोड़ देता है। करारदाद लाहौर मंजूर हो गई। 8 करोड़ मुसलमान अपना हक लेकर रहेंगे। सुबह तड़के तड़के अखबार फरोश चीखता भागा जा रहा था। सुबह तड़के तड़के अखबार फरोश चीखता भागा जा रहा था। अखबार वाले खिड़कियों और दरवाजों से झांक झांक कर लोग आवाजें दे रहे थे। आज अखबार खरीदने में सारा मोहल्ला पेश पेश था।
आलिया ने खिड़की से झांक कर देखा। सुबह कैसी निखरी हुई थी, कान में जनेऊ डाले और हाथ में पीतल की चमचमाती लुटिया पकड़े कोई शख्स सड़क के नल पर नहाने के लिए जा रहा था। अब ये नहा कर पूजा करेगा, हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने झुक जाएगा। ये हिंदू पूजा करते हुए इतने खूबसूरत क्यों मालूम होते हैं? इसे एकदम कुसुम दीदी याद आ गई। निचली मंजिल में न जाने के लिए जब इसने नजमा पुप्पी के कमरे को तय किया तो किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। नजमा फूफी कॉलेज जाने की तैयारियों में मसरूफ थी और छम्मी बांदियों की तरह इन्हें चीजें उठा उठा कर दे रही थी। अल्लाह करे नजमा फूफी तुमको पढ़ा ही दे छम्मी। आलिया ने दिल ही दिल में दुआ की। चंद लफ्ज पढ़ने का कितना सख्त मुआवजा अदा करना पड़ता है गरीब छम्मी को। चाय तैयार थी। करीमन बुआ गरम गरम घी चुपड़ी रोटियां तवे से उतार रही थी। वो अम्मा और बड़ी चच्ची के पास तख्त पर बैठकर चाय पीने लगी। शकील अब तक सो रहा था। स्कूल जाने से चंद मिनट पहले उठता, वो भी इधर। कुछ दिनों से बड़ी चच्ची इसे जबरदस्ती उठाती। अभी चाय खत्म भी ना हुई थी कि सदर दरवाजे की जंजीर जोर से खड़की और करीमन बुआ बौखला कर उधर लपकी। जमील भैया का तार था। वो खैरियत से थे और जल्द आ रहे थे। बड़ी चच्ची ने तार को कागज से झपट कर पानदान की कुलिया में छुपा लिया और मारे खुशी के चाय की दूसरी प्याली बना ली। इस वक्त करीमन बुआ कैसी इन अनदेखी ताकत की बलाएं लेकर फिर से रोटियां पकाने लगी। इस घर की हर खुशी और हर गम इनका अपना था। आलिया नाश्ता करके बैठक में आ गई। जब से बड़े चचा जेल गए थे इसने पहली बार बैठक में कदम रखा था। मेज कुर्सियों और किताबों की अलमारियों के शीशे धूल में अटे हुए थे। गांधी जी की बड़ी सी तस्वीर धुंधली हो रही थी। तख्त की चांदनी और गांव तकिए के गिलाफ मैले हो गए थे। इसरार मियाँ की बीड़ियों के जले हुए टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। थारी का पल्लू कमर में खोस कर वो कमरा साफ करने लगी और फिर फर्श झाड़ कर गांव तकिए से टक के तख्त पर बैठ गई। टिक कर तकिए अच्छा मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। साड़ी का पल्लू कमर में खोस कर वो कमरा साफ करने लगी और फिर फर्श झाड़ कर वो गांव तकिए से टिक कर तख्त पर बैठ गई। इससे बार बार ऐसा लगता जैसे अभी अभी दरवाजा खुलेगा और बड़े चचा अंदर आ जाएंगे। बड़े चचा ने जेल जाने के बाद इसे खत भी लिखा था कि वो बहुत खुश है। सरकार की रोटियों में ऐसा मजा है जैसे करीमन बुआ के हाथों के पराठे में नहीं। बावजूद इससे बैठक बड़ी सोनी लग रही थी। वो अलमारी से एक किताब निकालकर बाहर आ गई। नजमा फुप्पी कॉलेज जा चुकी थी और छम्मी आज कई दिन बाद अपना सबक याद करते हुए पूरे सहन में टहल रही थी। बड़ी चच्ची ने दिन चहक कर गुजारा। रात को भी बड़ी चच्ची के सरोते की आवाज जल्दी सो गई। आलिया बड़े सुकून से रात के 1 बजे तक पढ़ाई की। इम्तिहान खत्म हो गए थे। अब वो कुछ अरसे छुट्टी मनाना चाहती थी। वो किस कदर थक गई थी। निसाब की किताबों से जी उकता गया था। अब वो रातों और दोपहरों को बड़े चचा की लाइब्रेरी से लाई हुई किताबें पढ़ती रहती। सारा दिन गरम गरम लू चलती रहती और स्कूल के दरख्तों से उल्लू के बोलने की आवाज आती रहती। इतनी लंबी लंबी दोपहर काटे ना कटती। तपता हुआ माहौल किसी तरह चैन न लेने देता। अगर बड़ी चचा की किताबें ना होती तो इतनी लंबी दोपहरों में पलंग पर पड़कर इधर उधर की बातें सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाता। इधर इम्तिहान के नतीजे की फिक्र। उसे तो फोन फेल होने का ख्याल ही इसे तो फेल होने के ख्याल ही से खौफ आता। अगर वो फेल हो गई तो नजमा फुप्पी को इसकी दायमी जालत पर जरा भी शक न रहेगा। वैसे भी वो इस पर अंछड़ फेंकती रहती। घर बैठकर इम्तिहान देना भी किस कदर आसान बना लिया है लोगों ने। हम जैसों ने तो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में झक मारी थी। बस एक 15 रुपए महीने का मास्टर रख लूंगी, बात रट लेंगी।
اور باتیں رٹ لیں۔ ان ساری شاندار باتوں کے بعد بھی وہ چھمی کو گھر میں پڑھائے چلی جاتی تھی، اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی چھمی کا دوسرا قاعدہ ختم نہ ہوا تھا۔ جمیل بھیا نے ان دنوں ایک معمولی سی ملازمت کر لی تھی۔ وہ سارے کے سارے روپے بڑی چچی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے اور گھر میں بس جینے کا سہارا ہو گیا تھا۔ جمیل بھیا کی باقی وقت کی مسلم لیگ کی حمایت میں گزر جاتا۔ عالیہ تو اب ان کے سائے سے بھی بھاگتی، مگر وہ سایہ تو لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ محبت کی دھوپ چڑھتی جا رہی تھی۔ آج ابا کا خط آیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اس کے نتیجے کے منتظر ہیں۔ اچھے اور ہٹے کٹے ہیں۔ کبھی کبھی اختلاج کی تکلیف ہو جاتی ہے، جو شاید گرمی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ جیل کے ڈاکٹر دوا دے رہا ہے جس سے قطعی فائدہ ہو گیا ہے۔ اماں اس خط کو سن کر ذرا دیر کے لیے فکر مند ہو گئی تھی، اور وہ تو اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ تو اپنے ابا کی بیماری کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی، نہ کہ وہ حقیقتاً بیمار پڑ جائیں، اور وہ بھی اس کی نظروں سے دور۔ جیل کی کوٹری میں جون کے آخری دن کس قدر گرم تھے۔ دوپہروں میں غضب کا سناٹا چھایا رہتا۔ سودے والوں تک کی آوازیں سنائی دیتی، مگر چھمی پر ان دوپہروں میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا، جیسے اس نے اپنے جی میں ٹھان لی کہ یا تو پڑھ لکھ کر فاضل بن گئے یا پھر جاہل ہی رہ گئے۔ اتنی محنت کے بعد بھی اس کا دوسرا قاعدہ ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے انگلیاں بن جاتی، سارا سبق ایک ہی سانس میں اٹکے بغیر سنا دیتی، پر نجمہ پھوپھی کا اعتراض ختم نہ ہوتے۔ اس وقت بھی چھمی کی جمائیوں پر جمائیاں آ رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنی زور زور سے سبق یاد کیے چلی جا رہی تھی۔ کسی وقت ادھ بڑے دروازے سے عالیہ کی طرف بھی دیکھ لیتی۔ پڑھتے پڑھتے تھک کر چھمی نے کتاب میز پر رکھ دی۔ نجمہ پھوپھی، سارا قاعدہ تو یاد ہو گیا ہے، اب تیسرا شروع کرا دینا۔ ابھی نہیں، میں جس طرح پڑھاؤں اس طرح پڑھو۔ یہ اردو نہیں کہ ہر جاہل پڑھ لیتا ہے، یہ انگریزی ہے۔ نجمہ پھوپھی ایک دم برہم ہو گئی۔ اب ہمیں نہیں پڑھنا، یہ قاعدہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑی آئیں پڑھانے والی، جیسے ہم بے وقوف ہیں۔ اپنے کام کے لیے نوکر رکھ لیجئے نجمہ پھوپھی، ہمیں تو اللہ میاں نے پیدا ہی جاہل کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ چھمی نے کتاب، کاپی اور قلم اچھال دیے۔ ارے کیا بکواس کرتی ہے چھمی بھائی، جاہلوں کو سمجھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر پہلا دوسرا قاعدہ کمزور رہ گیا تو پھر آگے پڑھانا مشکل ہوتا ہے۔ جلدی سے پڑھو، کل تمہارے لیے تیسرا قاعدہ لے آؤں گی۔ نجمہ پھوپھی گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بے دام کا غلام ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ بس بھائی، اگر ہم قابل ہو گئے تو آپ جاہل کسے کہیں گی؟ چھمی پاؤں پٹکتی نیچے چلی گئی۔ حد ہے بھائی، اس خاندان کی جہالت کبھی نہ جائے گی۔ کوئی بھی تو اس لائق نہیں کہ بات کر کے جی خوش ہو، نجمہ پھوپھی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ عالیہ نے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے زور سے بند کر لیے۔ ارے نجمہ پھوپھی، میں آپ کو خوب جانتی ہوں، وہ بڑبڑائی اور پھر کتاب لے کر لیٹ گئی۔ آج تو ایک دم آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ کھڑکی سے ہوا کا ایک بھیگا بھیگا ٹھنڈا جھونکا آیا تو وہ کتاب رکھ کر سو گئی۔ گرمیوں کی ساری دوپہریں جاگ کر اور تڑپ کر گزاری تھی۔ یہاں تو چھتیوں پر کپڑے اور چٹائیوں کا پنکھا بھی نہ لگا تھا، پھر یہاں کون سے نوکر لگے تھے جو ساری دوپہر پنکھا کھینچتے۔ چھمی نے جب سے پڑھنا چھوڑا تھا اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی۔ گھر میں طوفان برپا رہتا، ہر ایک سے لڑتی یا پھر برقع اوڑھ کر محلے میں غائب رہتی۔ سب اس سے نالاں تھے، مگر اماں کو تو اس کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اللہ جانے شادی کا پیغام دینے والا کہاں مر گئے۔ چھمی، میں تم کو پڑھایا کروں۔ بہت دن بعد عالیہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ دادی کی سونی مسہری پر نظر پڑتے ہی اس کا جی دکھنے لگا۔ جمیل صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر۔ چھمی نے زور سے کہکا لگایا۔ خدا کے واسطے چھمی، ایسی باتیں تو نہ کیا کرو۔ اچھا تو پھر ہٹائیے، میں خود ان کا منحوس نام لینا پسند نہیں کرتی۔ منظور کے سامنے اب کوئی نہیں جچتا۔ اللہ قسم کتنا چاہتا ہے مجھے۔
छम्मी ने बड़े मजे से आंखें बंद कर ली। छम्मी, कोई मर्द किसी से मोहब्बत नहीं करता, अपने आप से मोहब्बत करो ना। वो अच्छी पट्टी पढ़ाती है। वाह, अच्छी पट्टी पढ़ाती हैं। जमील भैया यूं ही आपके पीछे दीवाने फिरते हैं। यही तो एक मोहब्बत होती है दुनिया में। जब तक चले चले ना चले तो खेल खत्म, पैसा हजम। लो, अपने आप से मोहब्बत करो। कुछ दिन बाद आप कहेंगी कि अपने अब्बा और इन तमाम घर वालों से मोहब्बत करो। ये बाप भाइयों वगैरह की मोहब्बत कुछ नहीं होती, सब उल्लू के उल्लू होते हैं कमीने। आलिया छम्मी को ला इलाज समझकर इधर उधर देखने लगी। कमरे में अनवर कमाल पाशा की एक तस्वीर और इस साल के कैलेंडर का इजाफा हो गया था। जाने किसने दिए थे इसे। वो चुपके से उठकर चली आई। छम्मी ने इसे बैठने को भी ना कहा। अभी वो सहन तय कर रही थी कि नजमा फुप्पी छम्मी के कमरे में जाते हुए इससे टकराते टकराते बची। सख्त बौखलाई हुई थी। है, इतनी पढ़ी लिखी औरत का काम से एक जाहिल लड़की ने हाथ उठा लिया। आलिया को हंसी आ रही थी। छम्मी ना मन्ना थी न मनी। और अब नजमा फुप्पी खुद ही का नख कर अपनी साड़ियों पर इस्त्री करती। का कर अपनी साड़ियों पर इस्त्री। छम्मी ना मानना थी ना मनी। और अब नजमा फूफी खुद ही का कर अपनी साड़ियों पर इस्त्री करती। कोयले दहकाते हुए आंखों में आंसू आ जाते और सैंडलों पर पालिश करते हुए किस्मत की सारी लकीरें स्याह पड़ जाती। मंजिले भैया की तो मंजिले भैया को तो फिक्र ही नहीं कि किसी के साथ अपनी बेटी के दो बोल पढ़ा दे। कौन से एमए तलाश करने हैं। जैसे बड़े भैया ने अपनी साजिदा की शादी कर दी, नजमा फुप्पी का बस चलता तो छम्मी की ऐसी जगह शादी करती कि पानी तक नसीब ना होता, किसी करबला में धकेल देती कम वक्त को, ताकि प्यासी मर जाती। पहले आप कीजिए अपनी शादी, नजमा फुप्पी, बुढ़ापा आ रहा है। जवाब में छम्मी इनका कलेजा नोचने की कोशिश करती। मुझे किस बात की कमी है। लोग नाक रगड़ेंगे। तुझे तो 15 रुपए महीने का सिपाही भी न जुड़ेगा। छम्मी इन्हें जलाने के लिए ही हंसती। सिपाही मिल गया तो मैं सबसे पहले नजमा फुप्पी को पकड़ा दूंगी। नजमा फुप्पी तन तना कर अपने कमरे में भागती। भला छम्मी जैसी जाहिल को मुंह कौन लगाता। घर में तूफान उठाने के बाद छम्मी बुर्का ओढ़ कर मोहल्ले के घरों घरों घूमने के लिए निकल जाती और जब वापस आती तो सख्त जोश में भरी होती। सारे किस्से पर सुनाने शुरू कर देती है। वो कल्लू की माँ अम्मा का लड़का था ना, वो मजदूरों की किसी जमात में चला गया। वो जमात अंडरग्राउंड रहती है। अल्लाह, वो जमीन के अंदर कैसे रहते होंगे। छम्मी को नजमा पुप्पी से सुनकर और पढ़कर इब्तदाई अंग्रेजी के चंद मतलब तो मालूम ही हो गए थे, जिनका वो लफ्ज पर लफ्ज तर्जुमा कर लेती है। बेचारी बेवा, बड़ी चच्ची ठंडी आ भरती। जभी तो इसकी विपता की मारी जभी तो इस विपता की मारी ने बहुत दिनों से इधर आना भी छोड़ दिया। वैसे तो साल 6 महीने में निकल ही आती थी। और बड़ी चच्ची, वो महमूद की माँ, बेचारी बिलक बिलक कर रो रही थी। महमूद जंग पर चला गया। क्या सूझी हरामजादे को कि माँ का भी ख्याल ना किया। हाय हाय, क्या हाल होगा दुखिया का। खबरें सुनाते सुनाते जाने क्यों छम्मी का मूड खराब हो जाता। मैंने कहा, वो आपका लाडला पूत जो रात दिन आवारा घूमता रहता है ना, इसे क्यों नहीं भेज देती जंग पर। कमीना कल जाने किस वक्त मेरे तकिए के नीचे से पकनी निकाल ले गया। हाथ टूटे इस शकील के, खुदा करे। बड़ी चच्ची से सबर से होंठ सी लेती कि हैरत होती। एक वही तो थी जो छम्मी की हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त कर लेती, कभी रूठ कर ना बैठी। छम्मी जब इनसे जवाब ना पाती तो मुंह लपेट कर अपने कमरे में पड़ी रहती। आज घर में सब
धूम मची थी। इसरार मियाँ ने तड़के तड़के चाय का मुतालबा कर दिया था, मगर आज करीमन बुआ ने भी इनके साथ सख्त नाजायज हरकत पर माफ कर दिया था। आज जिंदगी में शायद पहली बार करीमन बुआ ने इन्हें सबसे पहले चाय की कश्ती पकड़ा दी थी। आज सुबह 8 बजे बड़े चचा इलाहाबाद जेल से रिहा होकर स्टेशन पहुंच रहे थे। बड़ी चच्ची का चेहरा खिला हुआ था। वो सोते हुए जमील भैया को बार बार झंझोड़ रही थी, और वो भी बाप के इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर जाएंगे। मगर जमील भैया ने हर बार कोई बहाना तराश दिया। वो रात बादलों की गरज की वजह से सोई नहीं। सर में दर्द है, आज तो दफ्तर भी नहीं जा सकते, कुछ हरारत भी हो रही है। और जब स्टेशन जाने का वक्त निकल गया तो जमील भैया बड़ी तेजी से उठे, चाय पी और फटाफट कपड़े तब्दील करके दफ्तर भाग लिए। शकील मियाँ, शकील मेरे भैया, 4 हार तो ला दो बड़े चचा के लिए। आलिया ने शकील के हाथ पर 2 अन्नी रख दी। वो कुछ खुश नजर आ रहा था। बाप से कोई वास्ता हो न हो, पर फिर भी पाबंदी तो महसूस होती है। एक 20-25 हार मेरे लिए भी लेते आना, कहीं से मांग कर। शकील बड़ा तीर मार कर आ रहे हैं बड़े चचा। छम्मी की खी हंसने लगी और अपने कमरे की दहलीज के कुंडे में पड़े हुए रस्से के झूले पर जा बैठी और लंबे लंबे पिंगे लेने लगी। वो झूला सावन में पड़ा था, जैसे आज तक ना उतारा गया था। बनवा तले ढोल रख दे मुसाफिर, आई सावन के बहारे, वो सबको चिढ़ाकर गा रही थी। शकील बाहर चला गया। करीमन बुआ बड़े चचा पर खैरियत करने के लिए डलियों में 1.25 सेर गेहूं तोल कर रख रही थी। तो बड़े चचा से किस तरह मिला जाए, आलिया सोच रही थी, और मारे खुशी के इसका दिल बिलियों उछल रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई और खिड़की में बैठकर गली में झांकने लगी। वक्त कितनी सुस्ती से गुजर रहा था। एक दिन अब्बा भी इसी तरह आ जाएंगे, इसने सोचा, और गम की एक टीस इसके कलेजे को छलनी कर गई। मगर अभी तो 5 साल बाकी हैं। सामने से एक साधु बाबा, जिस्म पर भभूत मले, सुर्ख लंगोट कैसे और कसे और हाथ में चिमटा पकड़े आ रहे थे। बख्शावे बच्चा, तेरी सब मुरादें पूरी हों। साधु बाबा दरवाजे पे खड़े थे। माफ करो बाबा। करीमन बुआ ने बाहर झांक कर जल्दी से सर अंदर कर लिया। ये भी नहीं देखते कि किसका घर है, नंग धड़ंग सामने आकर खड़े हो जाते हैं कमबख्त, करीमन बुआ ने जोर से कहा और हंसने लगी। अरे करीमन बुआ, बड़े चचा की खैरात तो किसी हिंदुओं ही को दो। छम्मी ने फौरन मशवरा दिया और फिर गाने लगी। अपने महल में गुड़िया खेलत थी, सियाने भेजे का कहार रहे, अल्लाह भला करे। दूसरे फकीर मोटे मोटे मोतियों के माला गले में डाले दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। करीमन बुआ ने हाथ बढ़ाकर अधना पकड़ा दिया अध आना पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद आकर खैरात भी ले जाना बाबा जी, करीमन बुआ ने कहा। जब से जंग छिड़ी थी, फकीर कितने बढ़ते जा रहे थे। पक्की गली में तांगे के पहियों की खड़खड़ाहट हो रही थी। बड़े चचा आ रहे थे। सबसे आगे वो हार पहने बैठे थे। इनके साथ इसरार मियाँ और पीछे इनके 2-3 दोस्त थे। बड़े चचा आ गए हैं, आलिया ने चीख कर सारे घर को इतला दी। करीमन बुआ गेहूं की डलियां उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। छम्मी झूले से उतर कर अपने कमरे में चली गई। शकील कहाँ है अल्लाह, अब वो बड़े चचा को क्या पहनाएगी। आज पहली दफा इस शकील की बेईमानी पर गुस्सा आ रहा था। बड़े चचा ने अंदर कदम रखा तो सबसे पहले करीमन बुआ ने गेहूं की डलियां इनके हाथ से छुआ दी और फिर दुआएं देने लगी। बड़े चचा ने सबकी तरफ एक फाते की नजर से देखा। तुम अब बीए की तैयारी कर रही हो, बड़े चचा ने पूछा। जी बड़े चचा, मैंने शकील से हार मंगाए थे और वो अब तक नहीं आया। मैं भी तो आपको हार पहनाती। हाँ, जब भी शकील नजर नहीं आ रहा। कैसा है वो, बड़े चचा ने जैसे रस्मन पूछा। वो चौकी पर बैठकर जूते उतार रहे थे। करीमन बुआ ने तांबे के बड़े से लोटे में मुंह धोने के लिए पानी भर कर रख दिया था। आलिया इन्हें चुपके चुपके देख रही थी।
बड़े चचा इसे कितने कमजोर नजर आ रहे थे। टोन घट गई थी और दाढ़ी में आधे से ज्यादा सफेद बाल नजर आ रहे थे। तुम्हारा बेटा रात को 12-12 बजे आता है या फिर सारी रात गायब रहता है, ना पढ़ता है ना लिखता है। तुमको क्या, तुम तो जेल जाकर सब भूल जाते हो और यहाँ रहते हो तो बेगाने लगते हो। और और तुम्हारा बड़ा बेटा भी मुस्लिम लीग के जलसों में शरीक होने लगा है। बड़ी चच्ची ने सारी शिकायतें करके ही सांस ली। बड़े चचा तो सख्त शर्मिंदा नजर आ रहे थे ये आखिरी बात पर कि एकदम चौंक पड़े। खूब खूब साहबजादे मुस्लिम लीगी बन गए। बड़े चचा एक जरा देर को तकिया सर के नीचे रखकर लेट गए। रात भर के सफर ने निढाल कर दिया था। अब अपने साहबजादे का कुछ बिगाड़ लीजिए तो जानो। छम्मी अपने कमरे से निकल कर वहीं दीवार से पीठ लगाकर खड़ी हो गई थी। सलाम किए बगैर ही इसने बड़े चचा से इंतकाम लेना शुरू कर दिया। आलिया का जी चाहा कि इस वक्त वो बड़े चचा को कहे, कहीं छुपा दे। इस वक्त तो कोई इनसे कुछ ना कहे, इस वक्त तो कोई पुरानी बातें ना याद दिलाए। कितनी मुद्दत बाद वो अपने घर आए हैं। जेल ने इन्हें तोड़ दिया है, इन्हें आराम की जरूरत है। अरे तुम कैसी हो छम्मी? बड़े चचा ने मुस्कुरा कर इसके तंज को सह लिया और छम्मी जैसे बिलबिला कर अपने कमरे में चली गई। अरे भैया, अरे बड़े भैया, इस छम्मी चुड़ैल के रिश्ते वाले कहाँ मर गए? पूरे 4 महीने हो गए इंतजार करते करते। अम्मा इनके पास बैठकर प्याली में चाय उंडेलने लगी। अभी चाय की प्याली खत्म भी ना होने पाई थी कि बैठक के दरवाजे की जंजीर खड़कने लगी। बड़े चाचा बाहर दोस्तों में चले गए और आलिया इनके पास बैठकर इनसे ढेर सी बातें करने को तरस सी रह गई। वो तो इनसे इस वक्त भी बहुत सी बातें करना चाहती थी, इनके साथ इस कारनामे को सराहना चाहती थी। घर में सब इनके लिए बेचैन थे मगर किसी ने भी तो इनकी स्वागत ना किया। जमील भैया बीमार हो गए, छम्मी तीर चला गई और बड़ी चच्ची शिकायतों का दफ्तर खोल कर बैठ गई हैं। बड़े चचा आपको क्या मिल गया है ये सब करके? ये जो आपने मुल्क का जोग साध लिया है तो तबाहियों और बर्बादियों के सिवा क्या हुआ है? और घर वाले तक इज्जत नहीं करते। काश इस वक्त तो सब खुश होकर इन्हें सराहते। काश। शाम से कहर पड़ना शुरू हो गई थी। करीमन बुआ खाना पकाते हुए चूल्हे की कोख में समाई जा रही थी। आलिया को डर लगने लगा कि कहीं इनके कपड़ों में आग ना लग जाए। जरा में भूनकर राख हो जाएंगी जरा देर में भूनकर राख हो जाएंगी। वैसे भी अब इन्हें समझाई कब देता है। करीमन बुआ जरा चोखे से सरक कर बैठो, आलिया ने बेचैन होकर कहा। एक जान रह गई है, वो भी जल जाए। नसीब तो पहले ही जल चुके। आलिया बेटा, इसी घर में जाड़ों के दिनों मैं अपने इन हाथों से मनो लकड़ी फूंक देती थी। वाह रे दालान जो आज ठंडा पड़ा है, पहले आग की तरह तपता था। अब कोई आग भी है चूल्हे में बेटा? 2 तो लकड़ियां लगी हैं, भला इतने में क्या जलूंगी? कुछ दिनों से करीमन बुआ बड़ी बुझी बुझी और हरासा नजर आने लगी थी। बीता जमाना इन्हें बहुत शिद्दत से सताने लगा था। इतनी तकरीर के बाद भी वो चुप न रही, आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगी। अल्लाह मारा सब कुछ जलूसों की नजर हो गया, सब खा गए मोटी तोंदों वाले। लो भला कोई जो पूछे, घर फूंक कर भी किसी को आजादी मिली है? अल्लाह हिदायत दे बड़े मियाँ को। बड़ी चच्ची और माँ तख्त पर बैठी थी। उनके सामने मिट्टी की कंडाली में अंगारे रखे हुए थे जिन पर अब राख जम चली थी। वो दोनों बार बार अपने हाथों को सेंक रही थी। बड़ी चच्ची ने एक लंबी आ भरी और तख्त के एक कोने पे रखी हुई लालटेन की बत्ती को जरा ऊंचा कर दिया। लालटेन में शायद तेल कम था, जो बत्ती बार बार नीचे हो रही थी। हर चीज संभाल संभाल कर कम से कम खर्च की जाती। जंग को कई साल हो गए थे। महंगाई ने इस घर को बिल्कुल ही लूट लिया था। सब परेशान रहते, खाने को जैसे तैसे मिल जाता तो तन को कपड़ा न जुड़ता। जमील भैया की छोटी सी तनख्वाह इस घर के लिए दाल में नमक के बराबर थी, मगर बड़े चचा की दुकान की आमदनी फिर भी इस घर में ना आती। वो सब बाहरी
बाहर उड़ जाती। बड़ी चची हर वक्त जमील भैया की जान खाती कि कुछ और करो, मगर वो भी तो मुल्क के आज़ाद कराने लगे थे। शकील ने कबल अस वक्त मुझे निकाल दी थी, मगर दूसरों के कोर्स की किताबें सारी रात और कई कई दिन खत्म ना होती। इसे तो सब अज़्वे मुअत्तल समझकर जैसे सब्र कर बैठे थे। करीमन बुआ जैसे सचमुच आज अपने आप को जलाने पर तुल गई थी। वो और भी चूल्हे से चिमट कर बैठ गई। आलिया को वहशत होने लगी। करीमन बुआ हट कर बैठो, जलाने को एक चिंगारी भी बहुत होती है। आलिया ने तख्त के पास खड़े खड़े कंडाली पर हाथों का छप्पर छा दिया। हाय कैसी सर्दी हो रही है, कमबख्त स्वेटर भी तो इतना पुराना हो गया है कि गर्मी नाम को नहीं रह गई। हाथों को सेक कर जरा जिस्म गर्म हुआ तो बड़ी चच्ची के पास टिक गई। गली से रेडियो वाले की ठटरी हुई आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। कहर की रात किस कदर वीरान मालूम हो रही थी। जाड़ों में यही इस तख्त पर बैठे बैठे सब लोग मुट्ठियां भर भर के रेवड़ियां खाया करते थे। अपना तो मुंह थक जाता था चबाते चबाते। अब तो जाड़े यूं ही गुजर जाते हैं, मगर एक रेवड़ी नसीब नहीं होती। वाह रे जमाने। करीमन बुआ ने लकड़ियां चूल्हे में सरका दी। करीमन बुआ के अब हर वक्त बोलने का आर्जा हो गया था। बड़ी चच्ची ने फिर एक लंबी आह भरी और लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। हाय करीमन बुआ, इतनी सर्दी में तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है? आलिया ने झुंझला कर कहा। पीली पीली रोशनी में बड़ी चच्ची का चेहरा कैसा मुर्दों जैसा नजर आ रहा था। अगर इसके पास पैसे होते तो अभी अभी करीमन बुआ को रेवड़ियां मंगा कर खिला देती, गुजरे हुए वक्त को आवाज दे देती। ऐसी बातों से बड़ी चच्ची कितनी निढाल हो जाती थी। आलिया ने अपनी आह को सीने में घोंट लिया। अगर इस वक्त जल्दी से खाना मिल जाए तो थोड़ी देर पढ़ ले। सारा दिन गुजर गया मगर किताब को हाथ नहीं लगाया। खरी खाट पर धूप में लेटाकर ऊँघते हुए दिन गुजर गया। सब चुप बैठे थे। आलिया यूं ही टुकर टुकर दालान की दीवारें और छत तक रही थी। बिजली का कनेक्शन कटे कितना जमाना गुजर चुका था, मगर इस बरामदे में अब तक ब्रैकेट में फ्यूज बल्ब लगा हुआ था, जिसे धुएं ने बिल्कुल स्याह कर दिया था। किसी में हिम्मत न थी कि इस सिया बल्ब को निकाल फेंके। करीमन बुआ हाथ न लगाने देती। खामोखा पुरानी निशानियों को कलेजे से लगा कर रख छोड़ा है। आलिया ने उलझ कर नजरें झुकाई। करीमन बुआ, खाना पक गया, आज तो बड़ी सर्दी है। ठंडी बैठक में सर्दी से सुकड़ते हुए इसरार मियाँ ने दूसरी बार आवाज लगाई थी। ठहर जा लाट साहब। करीमन बुआ ने दूसरी बार जल कर जवाब दिया। कैसा मर भूखा है, जरा भी सब्र नहीं। तौबा, ये कैसा मरता है खाने पर नदीदा। कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं बड़े भैया ने भी। अम्मा या तो इतनी देर से चुपचाप बैठी हाथ सेक रही थी या एकदम कलेजा फाड़ कर बोली। आलिया की जान ही तो जल गई, मगर अम्मा को भला क्या कहती। कोई इतना नहीं सोचता कि सर्दी किस गजब की हो रही है। इसरार मियाँ भी इंसान है, पत्थर तो नहीं। आलिया सोचती चली गई, कैसे दुख से जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो जब से आई है इसने यही देखा कि बड़े चच्चा के पुराने के कुर्ते और पजामे पहने कोड़ी कोड़ी के काम करते फिरते हैं। इसी तरह सर्दियां और गर्मियां गुजर जाती हैं। कभी इनको एक गरम कपड़ा भी नसीब नहीं होता। क्या हाल होगा गरीब का इस सर्दी में। बस खाना तैयार है इसरार मियाँ, आलिया ने कमजोर सी आवाज में कहा और घबरा कर अम्मा का मुंह देखने लगी। तुमसे किसने कहा था कि इसे जवाब दो? क्या तुम्हारी भी शर्म उड़ गई है? अम्मा ने फौरन डांट पिलाई। आलिया ने जो कोई जवाब ना दिया। वो अम्मा का दिल न दुखाना चाहती थी। रस्सी जल जाए मगर बल नहीं जाते। पुरानी शान झेलने वाले एक वही तो रह गई थी। क्या हो गया दुल्हन, जो जवाब दे दिया? आखिर इसरार भी तो तुम्हारे ससुर की औलाद है। बड़ी चच्ची अपनी तरफ से मजाक करके हंसने लगी है तो मगर अपनी औकात भी तो पहचाने रहे। अम्मा ने मुंह बना लिया और फिर इन्हें छम्मी की शादी का ख्याल सताने लगा। बड़ी भाभी, जब पैगाम आ गया है तो शादी की तारीख मुकर्रर करा दीजिए।
دیکھیے یہ وقت ہو گیا ہے محلے میں گئے، اب تک نہیں آئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اپنے کمرے میں ہے، عالیہ نے جلدی سے کہا۔ مگر اس کے باپ نے جو 500 شادی کے لیے بھیجے ہیں، اس میں سب کام کیسے ہوگا؟ اب اماں کو دوسری فکر ستانے لگی۔ بس کچھ ہی ہو جائے گا، بڑی چچی نے سر جھکا لیا۔ بس جیسے کمینوں کے ہاں شادی ہوتی ہے، اماں نے کہا۔ پھر ہزاروں کہاں سے آئیں گے؟ عالیہ سے آج اماں کی باتیں برداشت نہ ہو رہی تھی۔ 500 کی تو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اپنے گھر کی شادیوں میں۔ ان آنکھوں نے سب دیکھا ہے۔ کریمن بوا تیزی سے روٹیاں پکا رہی تھی، کا وہ پردہ سر کا چھمی اندر آ گئی اور کریمن بوا کے پاس چولہے کے سامنے بیٹھ گئی تو شادی کی بات وہیں ختم ہو گئی۔ سب چپ ہو گئے۔ چھمی سے تو سب چھپا رہے تھے، کسی نے اسے خبر نہ کی تھی کہ شادی کی بات پکی ہو چکی ہے۔ جہیز کے لیے اس کے باپ نے روپے بھیج دیے ہیں اور وہ ایک دن ڈولے میں سوار ہو کر چلی جائے گی۔ سب اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے، بھلا اس کا کیا اعتبار؟ سب چپ تھے۔ دالان میں پڑے ہوئے ٹاٹ کے پردوں میں کتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے تھے، دھوپ اور بارشوں نے انہیں حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اور اب تو ان سوراخوں سے اتنی ہوا اندر آ رہی تھی جیسے کھلی کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی ہو۔ عالیہ خوشی سے اکتا کر ٹاٹوں کے سوراخ گننے لگی۔ اتنی سخت سردی میں بڑے بھیا کانپور چلے گئے، انگریزی لباس سے بھی تو نفرت کرتے ہیں، شیروانی سے کوئی سردی جاتی ہے؟ ہر طرف سے بھر بھرا ہوا لگتی ہے، بھر ہوا لگتی ہے۔ ایک کوٹ پہن لیں تو کیا حرج ہوگا؟ بھلا بس اللہ ہی رحم کرے۔ اماں نے پھر باتیں چھیڑ دی۔ اس خاندان میں جانے یہ حرکتیں کہاں سے گھس آئیں؟ بس ان کی یہی زندگی ہے، اللہ اسی میں بھلا کرے گا۔ خدا انہیں سردی سے محفوظ رکھے۔ انگریزی لباس تو انہوں نے کبھی پہنا نہیں، ہمیشہ سے نفرت کی۔ پھر جب سے گرم شیروانی پھٹی، دوسرے پہننے کی نوبت نہ آئی۔ پرانی شیروانی سے کیا سردی جاتی ہوگی؟ بڑی چچی نے کہا اور کوئلوں پر جمی ہوئی راکھ تنکے سے اریدنے لگی۔ عالیہ نے اپنا سر بازو میں چھپا کر آنکھیں موند لی۔ اندھیرے میں لال پیلے دھبے ناچنے کو کودنے لگے اور پھر اس کے سامنے لوہے کی سلاخیں ابھرنے لگی اور ان سلاخوں کے پیچھے اس کے ابا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ابا، وہاں کتنی سردی ہوگی، وہاں تو کوئلے دہکا کر کوئی کمرہ بھی گرم نہ کرتا ہوگا، اور وہ گرم کپڑے بھی تو اب پرانے ہو چکے ہوں گے۔ رات کس طرح گزرتی ہوگی؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یہ دل کو کون چٹکیوں سے مسل رہا تھا؟ کریمن بوا، روٹی تو پکتی رہ گئی، آج مجھے سب سے پہلے کھانے کو دے دو، مجھے پڑھنا ہے۔ عالیہ نے کہا۔ میں صدقے تم گرم گرم روٹی کھا لو، تمہارے ساتھ چھمی بیٹا بھی کھا لے گی۔ مجھے کون سا پڑھنا ہے جو گرم گرم روٹیاں توڑنے بیٹھ جاؤں؟ چھمی نے تیوریاں چڑھا کر کہا اور بازوؤں میں منہ چھپا کر چولہے کے اور آگے سے رکھ گئی۔ عالیہ بڑی بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس وقت پھر سب خاموش بیٹھے تھے۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں بھی زندگی کے آثار ڈھونڈے نہ ملتے۔ بڑے چچا ہوتے تو 10-11 بجے رات تک بیٹھک ہی آباد رہتی، اس نے سوچا۔ اور جانے آج جمیل بھیا کہاں چلے گئے؟ وہ کن کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور شکیل اور ہی جانے کہاں آوارہ گھوم رہا ہوگا۔ کریمن بوا، اب تو اسرار میاں کو بھی کھانا بھجوا ہی دو، عالیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر کریمن بوا تو ایسے موقعوں پر ہمیشہ گونگی بہری بن جایا کرتی۔ بھجوا دیا جائے گا۔ اب کوئی کریمن بوا 10 ہاتھ کر لے، اماں نے تلخی سے جواب دیا۔ ہاں، دیکھ لیجیے چھوٹی دلہن، کریمن بوا جلدی سے بولی۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ عالیہ جلدی سے پردہ سرکا کر باہر نکل آئی۔ کتنا اندھیرا تھا، ذرا سے فاصلے کی چیز دکھائی نہ دیتی۔ وہ صحن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی سے ٹکرا گئی۔ چھمی کے کمرے سے نکلتی ہوئی ہلکی سی پیلی روشنی قہر کی دیواروں کے اس پار رہ گئی تھی۔ صحن پار کر کے وہ جلدی سیڑھیاں طے کر گئی۔ کریمن بوا کے 10 ہاتھوں کے خیال نے اسے بری طرح جھنجھلا دیا تھا۔ نجمہ پھوپھی کا کمرہ طے کرتے ہوئے اس نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ نجمہ پھوپھی آرام کرسی پر لیٹی اپنے سے دگنی موٹی کتاب میں غرق ہے اور ان کے پیروں پر ریشمی
रेशमी लिचका लगी दोलाई बड़ी नफासत से पड़ी हुई है। रेशमी लचका लगी दुलाई बड़ी नफासत से पड़ी हुई है। नजमा फूफी ने हस्बे मामूल नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब भला वो इसे रास्ते को कैसे छोड़ दे। वो हवाओं में उड़कर तो अपने कमरे में जाने से रही। अपने नन्हे से कमरे में दाखिल होते ही इसने गली में खुलने वाली खिड़की के पट खोल दिए। बिजली की तेज रोशनी में इसने अपना बिस्तर ठीक किया और फिर लिहाफ में दुबक कर लेट गई। और जब जरा हाथ गर्म हो गए तो चचा की अलमारी से निकाली हुई किताब उठकर पढ़ने लगी। खिड़की खुलने की वजह से सर्दी कितनी ज्यादा हो गई थी, मगर खिड़की बंद करने से तो अंधेरे में गौते लगाना पड़ते। लालटेन की प्यासी और बीमार सी रोशनी से उसको कितनी उलझन होती। वैसे एक जमाना भी था जब लालटेन ही की प्यासी रोशनी में जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया था। बरसात के दिनों में जब लालटेन के गिर्द पतंगे जमा हो जाते तो इसे कितना मजा आता। लो, अब पतंगे न शीशे से टकराया और ऊंधा हो गया। अब दूसरा और अब तीसरा, इस तरह पतंगे गिनते गिनते सो जाती, मगर अब तो खैरात में मिली हुई बिजली की रोशनी बगैर इसे एक मिनट को न पढ़ा जाता। अब तो रात की इब्तदाई हिस्सा गुजरा था, मगर गली में कैसा सन्नाटा छाया हुआ था। स्कूल की इमारत और इसके आसपास के घने दरख्त कहर की चादर में ढके हुए थे। नीचे की मंजिल से अब जोर जोर से बातों की आवाज आ रही थी और इन आवाजों से इसरार मियाँ की नहीब सी आवाज उलझ रही थी। करीमन बुआ, खाना पक गया हो तो दे दो। खा लेना इसरार मियाँ, देर से खाओगे तो खूब भूख लगेगी। इस महंगाई के जमाने में अगर तुम्हारी भूख ना खुली तो हम सब क्या करेंगे। शम्मी अपने मखसूस अदा से कह रही थी। और फिर इसकी हंसी की आवाज आलिया के कानों के पार हो गई। आलिया ने किताब सीने पे रख ली। रहम की एक टीस इसके कलेजे को पार कर गई। अरे इन बेचारे का क्या कसूर है। ये सब लोग इनके लिए पत्थर क्यों बन गए हैं। आखिर ये आप तो दुनिया में नहीं आ गए जो अब सब लोग इनके बेगाने बन गए हैं। वो किसी के मामू नहीं, किसी के चचा नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के बाप नहीं। बाप भला किसी को क्या पड़ी है। भला किसी को क्या पड़ी है कि इस सिलसिले में सोचे या किसी के बाप बनेंगे जब इनका कोई बाप नहीं। इसका कैसा जी चाहा कि बस इसी वक्त दौड़कर नीचे चली जाए, अपने हाथों से कश्ती सजाए और फिर इसरार में आके सामने रख दे, और जब तक वो खाते रहे सादतमंद भतीजियों की तरह इनके पास खड़ी रहे। मगर ये सब कुछ कितना नामुमकिन था। इस तरह तो इसकी अम्मा के इतने पुराने वकार को ठेस लग जाएगी और करीमन बुआ तो यकीनन बीते हुए जमाने का मातम करने लगेंगी। खैर, ये तेरा घर तो नहीं, वो बड़बड़ाई। इसने फिर किताब उठा ली। चंगेज खान के मजालिम पढ़ पढ़कर मारे वहशत के दिल कांपा जाता। किताब रखकर इसने लिहाफ में मुंह छुपा लिया और अशरफुल मखलूक कैसे कैसे जुल्म से तारीख मरतब की। तो यहाँ पर हमारा ये नॉवल खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।